सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि समाधान। किसान भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो है रबी फसलों की तैयारी। देखिए, इस समय खेतों में अच्छी उपज सुनिश्चित करने के लिए सही तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। हम जानेंगे कि किस प्रकार के उपाय, तकनीक और नवाचार रबी फसलों की तैयारी में मदद कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय से वरिष्ठ प्रसार अधिकारी डॉक्टर KM सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले रबी सीजन के मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में हमें बताएं। जैसे कि आप जानते हैं, रबी की जो अपने उत्तर भारत की प्रमुख फसल गेहूं है, इसके अलावा जौ है, और आप अगर दलहन की हम बात करते हैं, मटर है, मसूर है, ये हमारी दलहन की, और चना हमारा जो रबी की फसल में आता है। इसी तरीके से हमारी अगर तिलहन की हम बात करते हैं तो हमारी सरसों, लाही, ये हमारी प्रमुख तिलहन फसल में आती है। इसी के साथ साथ हमारा आलू का क्षेत्रफल है जो रबी में उत्पादित किया जाता है, तो आलू की फसल जो नकदी के रूप में ली जाती है। साथ ही साथ गन्ना भी हम 2 बार बोते हैं, एक तो रबी में बोते हैं जो हमारा शरदकालीन गन्ना कहलाता है, और एक बसंतकालीन गन्ना होता है जो हम फरवरी के माह में बोते हैं। तो इस तरीके से हम जो है रबी की फसलें जान सकते हैं। सर, आपने हमें दलहन, तिलहन और खाद्यान्न फसलों के बारे में बताया। इस समय में सर सब्जियां कौन कौन सी उगाई जाती? इस मौसम में सब्जियां वैसे तो सामान्यतः सभी तरीके की आजकल वैरायटियाँ इतनी आ गई हैं, कोई वैरायटी जो समय के साथ साथ बदलती रहती है। फिर भी हमारा कद्दू है, लौकी है, तोरई है, आपका मिर्च है, शिमला मिर्च है, आपकी बैगन है, और इसके साथ साथ जो परवल की खेती लोग कर रहे हैं वो है, और जो खेक्सी है, ये सब सब्जियों की खेती है जो हमारे इस समय की जा रही हैं। सर, आपने रबी में बोई जाने वाली कई तरह के फसलों के बारे में हमें बताया, जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, कई तरह की सब्जियों के बारे में भी हमें बताया। लेकिन सर, किसान ये सारी फसल तो बोएगा नहीं, तो उसको किस आधार पर अपनी फसल का चयन करना चाहिए? मतलब इस निर्णय को लेने में जो प्रमुख कारक हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। देखिए, जब हम किसी फसल का चयन करते हैं तो हमारे खेत पर क्या संसाधन है और हमारी मिट्टी किस प्रकार से, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारी मिट्टी नीची ज़मीन है जहाँ पे आपका जल भराव की संभावना हो सकती है, तो उस ऐसे खेतों में हमें सामान्यतया गेहूं की खेती करना चाहिए या जौ की खेती करना चाहिए। यदि हमारे खेत रेतीले हैं और उचास वाली ज़मीन है जहाँ पे पानी नहीं रुकता है, वहाँ पे हम आलू की खेती कर सकते हैं या दलहनी फसलों को कर सकते हैं। मध्यम ऊंचाई या जहाँ पे पानी निकलने की संभावना ज़्यादा रहे, पानी तुरंत निकल जाता है, पानी नहीं रुकता है, तो ऐसे खेतों में हमको तिलहन और गेहूँ दोनों लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फसल का चयन खेत के आधार पर करना चाहिए। सर, क्या किसान द्वारा फसल का चयन इस बात पर भी निर्भर करता है कि पिछले मौसम में मतलब खरीफ में उसने कौन सी फसल बोई थी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है हमारा जो फसल चक्र का एक सिद्धांत होता है, उसमें यह है कि जब हम किसी खेत में दलहनी फसलें लेते हैं तो कोशिश करें उसमें दलहनी फसलें या तिलहनी फसलों को लेना चाहिए। यदि हमारी मूसला जड़ वाली फसल है तो उसके बाद झकरा वाली जड़ों का लेना चाहिए। इस तरीके से हमें फसल चक्र के हिसाब से भी हमें फसलों का चयन किया जा सकता है। जिस खेत में आपने उड़द या मूंग ली है तो उसमें हम गेहूं लेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, और जिस खेत में आपने धान लिया है अगर उस खेत में आप गेहूं करेंगे तो एक विशेष पोषक तत्व के लिए दोनों एक जैसे ही पोषक तत्व लेते तो उसका जो औसतन उत्पादन है वो उतना अच्छा नहीं आता। इसलिए हमें फसल चक्र का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली फसल आपने खरीफ में लगाई है तो रबी में ऐसी फसलों का चयन ना करें। साथ ही जैसा कि सर ने कहा, किसान भाई फसल चक्र के सिद्धांतों को ज़रूर ध्यान में रखें, जैसे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। अब सर हमें बताएं कि रबी फसलों के लिए किसान बीज चयन कैसे करें और बुआई के पहले बीज को कैसे तैयार करें? रबी फसलों का चयन हमें हमारे खेत खाली होने के आधार पर करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं हमारी जो फसलें हैं 3 प्रकार के प्रजातियां होती हैं, अगेती प्रजाति, मध्यदेरी की प्रजाति और विलंब वाली प्रजाति। यदि हमारा खरीफ का खेत
बहुत जल्दी खाली हो रहा है तो हमें अगेती प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि हमारा खेत थोड़ा लेट खाली हो रहा है तो हमें मध्य देरी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि हमारा खेत देर में खाली हो रहा है यानी नवंबर के बाद खाली हो रहा है तो हमें विलंब वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम प्रजातियों का चयन करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा उत्पादन। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे गेहूँ है। गेहूं में आप जानते हैं 135 से 145 दिन की प्रजातियां होती हैं, 120 से 125 दिन की प्रजाति होती है और 105 से 115 दिन की प्रजातियां होती हैं। यदि हमारा खेत नवंबर में प्रथम पखवाड़े में अगर हम बुवाई कर रहे हैं तो हमें 135 से 145 दिन वाली जो प्रजातियां हैं उनकी बुवाई करना चाहिए। जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं DBW 187, DBW 222। ये हमारी प्रजाति जो है 135 से 145 दिन के अंदर तैयार होती है। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी प्रजाति हैं जो 125 से 120 दिन में जो तैयार होती है, जैसे DBW आपकी जो प्रजाति है इसमें जो आपकी पूसा गेहूँ 3249, ये जो हमारी 120 से 125 दिन यानी मध्य देरी वाली प्रजाति है। यानी हम दिसंबर के आखिरी पखवाड़े प्रथम पखवाड़े में इसकी बुवाई करें। यदि हमें विलंब से बुवाई करनी है तो हमको SD 3118 109 से 100 दिन की वैरायटी है, इसका हम ले सकते हैं, या SD 2985 105 से 110 दिन की वैरायटी। तो हमारा ये कहना है कि जैसे जैसे हमारा समय बुवाई का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें प्रजातियों का चयन बदलना पड़ेगा, तभी हमको अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ मिलेगा। सर, कृपया हमें विस्तार से बताएं कि रबी फसलों में जल प्रबंधन से संबंधित कौन कौन सी रणनीतियां प्रभावी हो सकती हैं? देखिए, जल प्रबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको जैसे जब भी हम रबी की फसलों की बुवाई करते हैं तो सबसे पहले हमें खेत का पलेवा करके ही बुवाई करना चाहिए। इससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है, जो रबी की सीज़न में जमने वाले खरपतवार एक बार निकल चुके होते हैं, तो जब भी हम रबी की फसल बोते हैं तो उसमें खरपतवार का आपदन शुरुआत में कम होता है। साथ ही साथ जल की सिंचाई करने के लिए हमको या तो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करेंगे तो इसकी ये जो जल उपयोग क्षमता है 90-95% होती है, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम रबी की फसल में पहला पानी लगाते हैं तो जनरली क्यारी और बरहा विधि से लगाते, उससे जब पानी लगाते तो आवश्यकता से ज़्यादा पानी लग जाता है, उसकी वजह से हमारी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसल पीली पड़ जाती है। तो इसके कारण से हमारा उत्पादन घट जाता है। यदि हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करेंगे तो इस स्थिति की हमारी नहीं आएगी और हमारा जो उत्पादन है अच्छा मिलेगा। इस समय सरकार ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन पर 80% और 90% दो प्रकार से छूट दे रही है। 80% उन किसानों को दे रही है जो 2 हेक्टेयर से बड़े किसान हैं और 90% उन किसानों को दे रही है जो 2 हेक्टेयर से छोटे या महिला किसान है या अनुसूचित जाति के किसान हैं, उनको दे रही। तो इस छूट का भी हमें किसान भाइयों को लाभ लेकर के और पद्धति बदल करके हमको अच्छा उत्पादन लेना चाहिए। सर, रबी फसलों में कीटों और रोगों से बचाव के लिए क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए? ये भी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। रबी फसलों को जैसे आप जानते हैं कि बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं, बीज जनित या भूमि जनित बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए हमें बीज उपचार करना चाहिए और बीज उपचार और भूमि उपचार करना चाहिए। तो बीज उपचार करने के लिए एक सिद्धांत है FIR, मतलब फर्स्ट फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर देन हम जैविक उत्पाद को उसके साथ उपचारित करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बताएंगे, जैसे गेहूं का आपको बीजोपचार करना है तो आपको एक फंजीसाइड के रूप में आप जो कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से ले सकते हैं, या थीरम ले सकते हैं, या फिर थायोफेनेट मिथाइल ले सकते हैं। तो ये हमारा फंजीसाइड है, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम इसको उपचारित कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे खेतों में कभी कभी दीमक भी शुरुआत में नुकसान करता है, तो उसके लिए हमको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड आप जो है 4 ml प्रति केजी के हिसाब से इसको उपचारित कर देंगे, या क्लोरीपायरिफॉस इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो शुरुआत में दीमक या अन्य जो कीट लगते हैं वो कीट नहीं लगेंगे और आपको
फसल अच्छी रहेगी। इसी के बाद आपके जो जैविक उत्पाद होते हैं, विशेष करके जैसे पीएसबी कल्चर है या एजेटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, उनको लास्ट में हम इससे उपचारित करते, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, हमको भूमि उपचार जरूर करना चाहिए। अगर हमको अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें भूमि उपचार करना चाहिए। भूमि उपचार के लिए क्या है, आप जो है 2 किलोग्राम फंजीसाइड, जैविक फंजीसाइड ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास लें। उसको 2 कुंटल गोबर की खाद में 2 से 3 दिन पहले आप जो है मिला करके रख दें, और उसके बाद आप जो है छायादार स्थान में रख दें। जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हैं उस समय इसको जो है पूरे खेत में मिला करके और खेत में मिला देंगे, तो ये है ना जो आपका भूमि उपचार हो जाएगा। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है या वाइट ग्रब की समस्या है तो इसके लिए बेवेरिया बेसियाना नामक हमारा फफूंद आता है, उसका भी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 2 कुंटल गोबर की खाद में 2 से 4 दिन पहले मिला के रख दें, फिर उसके बाद आखिरी जुताई के समय उसको मिला देंगे। तो मैं समझता हूँ आपका जो दीमक और बेवेरिया जो वाइट ग्रब की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक समाधान रहेगी और आपके खेत में कीट रोग नहीं आएंगे। दूसरा क्या है, जब आपकी फसल खड़ी हो जाती है तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए। हम लोग जब तक अपने खेत में ये देखते हैं जो ETL है उसकी लेवल पर अगर आ जाता है कीट, तो उसके बाद हमको कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करना चाहिए। यदि कोई फफूंद का प्रभाव हो रहा है तो ETL लेवल से जब ऊपर होता है तब हमको फफूंद का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारी खर्चे कम लगेंगे और हमारी फसल का उत्पादन अधिक मिलेगा। सर, खरीफ सीज़न में किसान भाई जो भी धान की फसलें लगाते हैं उसको काटने के बाद उसके जो अवशेष बचते हैं उसको किसान आजकल जलाते नहीं हैं, जिससे कि प्रदूषण न हो, जिससे कि मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। उसका उपयोग वो आजकल मल्चिंग के लिए करते हैं। तो रबी सीज़न में रबी की फसलों के लिए मल्चिंग किस तरह से लाभप्रद होती है? ये महत्वपूर्ण विषय है। मल्चिंग, आप जानते हैं कि जब हम किसी पतवार, इसे हिंदी में पतवार भी बोलते हैं, और जब हम किसी फसल को लगाते हैं, शुरुआत में फसल जब हम लाइन से लाइन लगाते हैं तो 22 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, जैसे हमारी धान्य फसलें हैं वो जनरली 22 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है, और जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो 45 सेंटीमीटर के या 30 सेंटीमीटर के आसपास लगाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो 2 लाइन के बीच में जो जगह होती है उसमें अगर हम ये जो मल्चिंग कर देते हैं या इस पर पतवार डाल देते हैं तो उससे क्या सूरज की रोशनी का सीधा संपर्क हमारी ज़मीन से नहीं होता है, तो उसमें एक तो खरपतवार कम निकलते हैं। दूसरा क्या होता है, जब ये ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है तो जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, इवेपोरेशन रेट, जो पानी का उड़ने की जो दर है वो काफ़ी कम हो जाती है, और गर्मी का ज़मीन का तापमान भी नियंत्रित रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारी जो फसल है शुरुआती बढ़वार अच्छा होता है, और जैसे जैसे आपकी फसल बड़ी होती जाती है वैसे वैसे जो मल्च किया हुआ हमारा जो फसल अवशेष है वो धीरे धीरे हमारा कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक फसल कटती तब तक आपको कंपोस्ट के रूप में हमारे जो पहले वाली फसल के जो पोषक तत्व हैं पुनः रिसाइकिल हो जाते हैं, और हमारी ज़मीन में जो घटते हुए कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पुनः रिसाइकिल करके हम उसको जो है एक स्वस्थ ज़मीन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सर, कैसे एक किसान रबी फसलों की उत्पादन लागत को कम कर सकता है और फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है नवीनतम तकनीकियों का उपयोग करके? ये बहुत ही आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो किसान को अगर रबी की फसलों का अच्छा उत्पादन लेना है तो जल प्रबंधन, और हमें जल प्रबंधन में सबसे पहले आता है ज़मीन का एकसार करना। इस समय आपकी नई टेक्नोलॉजी है लेजर लैंड लेवलर, उसका आप प्रयोग करें। इससे 0.2% आपका जो स्लोप आ जाता है, तो इसमें पानी की बचत बहुत होती है। साथ ही साथ जो पानी जो लगाते हैं एक समान मात्रा में पूरे खेत में लगता है, तो उससे पौधों की बढ़वार अच्छी से होती है, और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है, जो बहाव की वजह से हमारे पोषक तत्व जो बह जाते हैं, वो अगर समान पानी लग रहा है तो सभी पौधों को बराबर पोषक तत्व मिलेंगे तो ग्रोथ अच्छी होती है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, हमारा इस समय ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का हमको प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने फर्टिलाइजर्स और पानी की मात्रा जो हमारी रबी फसलों की आवश्यकता अनुसार समय समय पर दे सकते हैं, कम लागत में और ज़्यादा
हम एरिया सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा है रबी के, आप जानते हैं रबी में मौसम ख़राब होता है, जनरली हमें कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है तो कभी कीड़े लगते, कभी हमको पाला अड़ने की संभावना रहती। ऐसी दशा में हम ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग करते हैं या स्प्रिंकलर इरीगेशन का प्रयोग करते हैं तो कम समय में हम थोड़ा सा पानी छोड़ करके उस फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करें। ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आपको रबी के क्षेत्र में आपने कोई फसल लगाई है, अगर उसमें कोई बीमारी आ रही है या पोषक तत्वों का स्प्रे करना है तो ड्रोन के माध्यम से कम समय में ज़्यादा एरिया में आप स्प्रे करके भी आप लाभ कमा सकते हैं। तो ये जो नवीन तकनीकी है इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो दवाएं हैं, हमको जैसे खरपतवार है, खरपतवार को समय से ही उनको प्रबंधन करना चाहिए। सामान्यतः किसान भाई क्या करते हैं, हम लोग जब खरपतवार काफ़ी बड़ा हो जाता है उसके बाद दवा लेके आते हैं। हमें खरपतवार की आयु के अनुसार उस दवा और खरपतवार के प्रकार के अनुसार हमें दवा का प्रयोग करना चाहिए। सर, जैसा कि आप अवगत हैं, जलवायु में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, मॉनसून चक्र भी बदल रहा है। अक्टूबर के महीने में कई स्थानों पर बारिश देखी जा रही है, तो इस कारण रबी फसलों में किसानों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये वर्षा हो रही है, इसकी वजह से हमारा जो खरीफ का उत्पादन था, विशेष करके धान के उत्पादन में थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चूँकि फसल पक गई, उसके बाद वर्षा हुई, वर्षा की वजह से हमारी काफ़ी फसल ज़मीन पर गिर गई, उससे उत्पादन हमारा कम हुआ है। लेकिन इस वर्षा की वजह से हमारी ज़मीन में पर्याप्त नमी है, तो किसान भाइयों को इस समय जो गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं वो आप जो है हैप्पी सीडर, सुपर सीडर या आरएमबी प्लाऊ से उसको अंदर डाल करके फिर उसकी बुवाई करें, या मल्चर के माध्यम से उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके बुवाई करें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो लागत मूल्य वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, इस वर्षा के कारण से हमारी फसलों की कटाई में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, तो इसके लिए किसान भाइयों को मैंने बताया ना, फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जो भी हमारी मशीनरी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और जिसके कारण से आपके समय अवधि बचत होगी और आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमारे विश्वविद्यालय में एनीमिया दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या मानव जीवन में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए रबी में उगाई जाने वाली किन्हीं विशेष प्रजातियों के बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं? विशेष करके जो सबसे ज़्यादा मानव जीवन में अगर सबसे ज़्यादा गेहूं का उपयोग होता है, तो गेहूं की बायो फोर्टिफाइड वेराइटियाँ हैं, उनका हम जो है चयन करके बुवाई करें तो उससे हमें लाभ होगा। जैसे DBW 187 ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है, इसमें 43.1% आयरन होता है। इसी प्रकार से हमारी HD 3171 है, इसके ये भी बायो फोर्टिफाइड है, इसमें जिंक 47.1 ppm होता है। और एक हमारी HI 8759 है, इसमें 41.1 ppm आयरन है और जिंक जो है 42.8 ppm है। तो और दूसरा हमारा पूसा 3249, ये भी जो है हमारी जो है बायो फोर्टिफाइड है, इसमें 42.5 ppm जो है हमारी जिंक होती है। और हमारी कुछ वैरायटी जो है विलम्ब से बोई जाने वाली हैं, उनमें भी आप देखेंगे PBW 752, ये जो है बायो फोर्टिफाइड है, इसमें प्रोटीन जो है 12.4 है। और आपकी एक ये है DBW 173, इसमें भी आयरन, इसमें प्रोटीन 12.5 और आयरन 40.7 ppm है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं दलहनी फसलों में, तो विशेष करके हमारी मसूर है, मसूर में आपकी IPL 220 है, ये बायो फोर्टिफाइड है, जिसमें जिंक जो है 51 ppm है और आयरन 73 ppm है। तो इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। सरसों में पूसा 00 A31, ये बायो फोर्टिफाइड है, इसमें यूरिक एसिड 2% से कम होता है और ग्लूसोनाइड 30 ppm होता है। तो इस तरीके से हम बायो फोर्टिफाइड वैरायटियों का चयन करके जो है हम अपने जो इस समय हमारी स्वास्थ्य में के लिए जो हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो हम इस तरीके की प्रजातियाँ चयन करके हम उसको आपूर्ति कर सकते हैं।
किसान भाइयों, रबी फसलों की तैयारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उत्पादकता को बढ़ाती है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता को सुनिश्चित करती है। और इसलिए आज हमने रबी फसल की तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जैसे कि उचित बीज चयन, जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार। इन रणनीतियों को अपनाकर किसान अपनी फसल के उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं और बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। किसान भाइयों, रबी फसलों की खेती से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर KM सिंह के मोबाइल संख्या 9307015439 पर सीधा संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की चर्चा से किसान भाई बहन रबी फसलों की तैयारी में अधिक जागरूक और सक्षम बनेंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।